नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। मैं हूं मानवेंद्र सिंह मांगट और भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में हम विगत कुछ कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं संस्थागत परिसर का। संविधान में जो संस्थागत परिसर दिया गया है उसमें भी खासकर हम केंद्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। जैसे विगत कुछ कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है केंद्र की विधायिका का, जिसमें हमने भारतीय संसद को समझा है। इसी के साथ हमने केंद्र में जो कार्यपालिका है, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाअधिवक्ता जैसे पदों का अध्ययन किया है। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारत के संविधान में दर्ज न्यायपालिका के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज हम और समझ लें कि जब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे तो हम एक साथ ही केंद्र और राज्य स्तर की न्यायपालिकाओं की संस्थाओं का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जो संस्थागत ढांचे के आधार पर भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका को संस्थागत तौर पर हमने संघीय ढांचे के आधार पर बनाया है कि केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग होगा। हालांकि केंद्र और राज्यों के लिए यहाँ पर भी अलग संस्थाएं तो हैं, परंतु यह संस्थागत तौर पर संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं बनाई गई हैं, वरन एकीकरण के सिद्धांत पर हैं। मतलब जो उच्च न्यायालय हैं राज्य स्तर पर, यह सभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही कार्य कर रहे होते हैं, और इसी तरह से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जिला स्तर पर, यह भी ऊपर के स्तर के न्यायालयों के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर ही आते हैं और उनकी अधीनता के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो हम एक ही बार में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों तक का अध्ययन कर लेंगे। और ये इसलिए भी लाजमी है जो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये संस्थागत तौर पर संघीय ढांचे के तौर पर नहीं बनाए गए हैं। तो इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक स्तर की न्यायपालिका के न्यायाधीशों को दूसरे स्तर की या उससे ऊपर के स्तर के न्यायपालिका में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे कि जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसा हमने विधायिका या कार्यपालिका में तो नहीं देखा है। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई 4 बार 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो अब उनको स्वतः ही भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या कोई व्यक्ति 4 या 5 बार क्योंकि वो विधायक रहा है तो अब उसको सांसद बना दिया जाए। भाई दोनों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्तर से यह संभव है कि आपको दूसरे स्तर पर या उससे ऊंचे स्तर पर नियुक्ति दी जा सकती है। अब आगे देखते हैं हमें किन किन संस्थाओं का इसमें अध्ययन करना है और किस तरह की संस्थाओं के अनुसार एक न्यायपालिका का ढांचा तैयार किया गया है। तो सबसे ऊपर शीर्ष पर विराजमान है माननीय उच्चतम न्यायालय, या जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और इसी के साथ राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, और उच्च न्यायालयों के नीचे जिला स्तर पर एक पूरा जाल फैला है अधीनस्थ न्यायालयों का। ये तो आपकी संवैधानिक व्यवस्था है। मतलब संविधान में 3 स्तरीय न्यायपालिका का विवरण दिया गया है, परंतु भारतीय संसद ने वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित कर एक चौथा स्तर भी जोड़ दिया है हमारी न्यायिक व्यवस्था के साथ। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम याद रखेंगे कि जो चौथे स्तर की हम बात कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम, यह संविधान में नहीं दिया गया है, वरन यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। संविधान में सिर्फ 3 स्तर के न्यायालयों की बात की गई है। तो शुरुआत करते हैं भारत में विराजमान उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो एक तो हम देखें कि सबसे पहले क्या क्या काम करता है। जैसे हमें लगता है कि कोई भी न्यायालय है तो कोई भी वादी वहां पर अपने किसी भी केस को रखेगा और उस केस में फैसला दे दिया जाएगा, परंतु क्या क्या अनेक अधिकार क्षेत्र हैं, किस तरह किस रूप में सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यों को कार्यान्वित करता है। तो यह भी याद रखा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे कार्य करता है अपने अधिकार क्षेत्रों में। जैसे सबसे पहले तो ये संविधान के संरक्षक के तौर पर स्थापित किए गए हैं। संविधान के ऊपर यदि कोई भी आक्षेप किया जाता है, चाहे वो विधायिका द्वारा हो चाहे कार्यपालिका द्वारा हो, तो संविधान के संरक्षण का कार्य करेंगे सबसे ऊपर जो बैठी है शीर्ष अदालत, वह है उच्चतम न्यायालय। अच्छा, यह संघ लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है प्रारंभिक की परीक्षा में, और प्रश्न यह था कि संविधान के संरक्षण के तौर पर, संविधान के संरक्षक के तौर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। तो उसमें राष्ट्रपति, फिर मंत्रिमंडल और इस तरह की कथन दिए गए थे, लेकिन हमारा जो उत्तर था वो था
माननीय उच्चतम न्यायालय हैं जो संविधान के संरक्षण के तौर पर काम करते हैं। फिर आते हैं संविधान के अंतिम व्याख्याकार। संविधान के किस प्रावधान के क्या मायने हैं, किस बात के किस शब्द के क्या मतलब निकलते हैं, यह अंतिम रूप से जो हमारे देश में स्थापित होता है वह सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ही स्थापित की जाती है। उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है हमारे देश के अंदर। फिर संघीय विवादों में एकमात्र मध्यस्थ। कभी भी अगर संघीय इकाइयों के बीच में कोई झगड़ा होता है, वो चाहे केंद्र और राज्यों के बीच में हो या फिर राज्यों के आपसी झगड़े हों, तो यह वाद विवाद सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही निपटाया जा सकता है। किसी और न्यायालय में यह केस नहीं जा सकता है। साथ ही अपील की सर्वोच्च अदालत, इससे ऊपर कहीं अपील के लिए कोई संस्था ही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति को जो क्षमादान का अधिकार है उसको आप अपील का मसला ना बनाएं, वह तो एक अलग चीज है। तो इससे ऊपर कहीं किसी मामले में, चाहे वह आपका दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो, उसको इससे ऊपर किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और साथ ही हमने अनुच्छेद 32 पढ़ा है तो हमें यह भी पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण का भी जो अधिकार है या फिर कहें कर्तव्य है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर लागू किया गया है। अब समझते हैं आगे, दो तरह से देखेंगे। एक, संगठनात्मक अध्ययन करेंगे कि कितने जज हैं और कौन यहां पर जजों की नियुक्ति कर सकता है, और साथ ही फिर देखेंगे अधिकार क्षेत्र क्या है। तो हम अगर इन दो स्तंभों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से हमारा अध्ययन काफी हद तक व्यापक हो जाएगा, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हम कर पाएंगे। तो देखते हैं कि 124 अनुच्छेद में गठन संगठन की बात की गई है और मूल रूप से संविधान में 1+7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। मतलब कि एक तो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर 7 अन्य जज होंगे। अब ये गिनती आज भी लिखी गई है, परंतु इसको कालांतर में अनेकों बार बढ़ाया गया और आज 1+33 कुल 34 जजों की नियुक्ति की जाती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब इस गिनती को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? प्रारंभिकी में इस तरह के प्रश्न प्रमुखता के साथ पूछे जाते हैं, तो याद रखें कि शक्ति किसके पास है यदि न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ानी हो। तो याद रखेंगे इसके लिए एक तो संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 124 अनुच्छेद में ही दिया गया है कि संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो संसद एक अन्य कानून बनाया हुआ है, उसमें ये कोई भी संशोधन करते हैं और उसके द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाती है। मुख्यतः हमें याद रखना है, एक तो जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति भारतीय संसद के पास है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी आज यदि आप अनुच्छेद 124 पढ़ते हैं तो आज भी आपको 1+7 न्यायाधीशों की ही संख्या मिलती है, परंतु जो अन्य कानून है उसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 1+33 यानी कुल मिलाकर 34 जजों की व्यवस्था कर दी गई है। अब आते हैं योग्यता के ऊपर। यह भी प्रारंभिकी में एक प्रमुख प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है कि क्या योग्यताएं हैं, अहर्ताएं हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले भारत का नागरिक, तो देखिए आप समझ ही लें कि कोई भी संवैधानिक संस्था है वहां पर नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही है। इसके इतर 3 में से कोई एक अहर्ता यदि व्यक्ति के पास है तो वह योग्य है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए। इसमें पहली है कि कम से कम 5 साल किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 साल एक जज के तौर पर काम किया हो, एक न्यायाधीश के तौर पर काम किया हो। 5 से ज्यादा भी हो सकता है। और अगर यह नहीं है, पहली नहीं है किसी के पास, तो दूसरी क्या है कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता के तौर पर या वकील के तौर पर उसने काम किया हो। तो 10 से ज्यादा भी हो सकता है। और यदि यह भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद है जिसको कानून की, विधि की बहुत अच्छी जानकारी है, चाहे वो जज या वकील नहीं रहा है तो भी उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। तो याद क्या करना है? याद बस इतना करना है कि किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश के तौर पर या उच्च न्यायालय या उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल के वकील के तौर पर या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हैं
एक पुराना प्रश्न भी याद कर लेते हैं। जब हम संविधान के अंतर्गत केंद्र में कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे तो हमने एक पद पढ़ा था जिसको कहा गया था भारत के महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति पाने के लिए भी क्या योग्यता चाहिए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वाली योग्यता चाहिए। तो आज हम समझ चुके हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की अहर्ताएं हैं वो क्या हैं, यही लागू होती हैं भारत के महान्यायवादी पद के लिए भी। अब चलते हैं आगे और कुछ कथन हम देख लेते हैं, मुख्य बिंदु। जैसे शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाएगी। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं, सभी राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेंगे, या फिर राष्ट्रपति किसी और भी व्यक्ति को कह सकते हैं अपने स्थान पर कि मेरे स्थान पर आप यह कार्य कर दीजिए। तो कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिला रहे हैं अन्य न्यायाधीशों को। तो इसमें संशय में ना आए। जब हमसे प्रारंभिकी में पूछा जाएगा कि कौन शपथ दिलाने के लिए उत्तरदायी हैं, वो राष्ट्रपति ही हैं। कई बार मुख्य न्यायाधीश तो उनके स्थान पर यह कार्य कर रहे होते हैं। फिर कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की आयु। अब इसमें 6, 65, 7, 65 जैसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति एक बार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर स्थापित हो गया, अब वो 65 वर्ष तक की आयु तक वहां पर न्यायाधीश रह सकते हैं। साथ ही यह भी याद रखें कि सेवानिवृत्ति के बाद जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं, इनके न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकील के तौर पर कार्य नहीं कर सकते हैं और अपना त्यागपत्र भी इनको राष्ट्रपति के प्रति ही संबोधित करना होता है। तो शपथ भी और साथ में त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही देंगे। आगे हम देखेंगे तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के ही हाथों में है। देखते हैं अनुच्छेद 124 और जो भारत में सबसे ज्यादा वाद और विवाद का विषय, अब से नहीं, आज़ादी के 10-20 सालों के बाद से ही ये बहुत विवादित हो गया था। 10-20 साल तक तो फिर भी शांति रही थी, 2 दशकों तक शांति मान सकते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, और इस पर आज भी कोई आम सहमति नहीं है। इस पर कई बार, इस विषय पर कई बार आपको कार्यपालिका न्यायपालिका के विरुद्ध खड़ी मिलेगी, या फिर भारतीय संसद भी कई बार न्यायपालिका के विरुद्ध खड़ी दिखती है। उन सब केसों की हम बात करेंगे। परंतु देखते हैं कि अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की क्या व्यवस्था है। अच्छा, मैं यह शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, अब जब हम नियुक्ति की सारी प्रक्रिया देख रहे हैं, जिसमें हम कई केसों की भी बात करेंगे, तो यह जो सारी प्रक्रिया है, यह ना सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है, वरन हम 3 अनुच्छेद याद रखेंगे इसके अंदर। तो 124 अनुच्छेद के साथ तो हम देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसी के साथ हम देखेंगे तो 217 अनुच्छेद में जितने भी उच्च न्यायालय हैं वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति। और तीसरी बात, 222 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के जजों को यदि किसी दूसरे न्यायालय में नियुक्ति देनी है, जो हम ट्रांसफर की बात करते हैं कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जजों का तबादला, तो इन तीनों प्रक्रियाओं के संबंध में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह सर्वोच्च न्यायालय पर भी लागू होती है और उच्च न्यायालय पर भी लागू होती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या प्रक्रिया 124 अनुच्छेद में दी गई है। तो समझ लें कि पहले तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जितने भी न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन इसी के साथ यह दिया गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से और किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं यदि वे उचित समझते हैं तो। और इसी के साथ एक बात जो आवश्यक रूप से कही गई है अनुच्छेद 124 में, वह यह कि राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर करना होगा। लेकिन बात यहां पर परामर्श की है, सलाह की है। तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह परामर्श अनुच्छेद 124 के तहत बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सलाह लेनी है, परंतु नियुक्ति वो राष्ट्रपति जी के हाथों में। और अब तक तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी स्व विवेकाधिकार से यह निर्णय नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनके पीछे है भारत का या केंद्र का मंत्रिपरिषद। तो याद रखेंगे कि राय जो है, जो भी परामर्श है मुख्य न्यायाधीश का, यह बाध्यकारी नहीं है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का विशेषाधिकार था।
मैं था क्यों कह रहा हूं इसको हम आगे देखेंगे। ये हमने देखा है जो अनुच्छेद 124 में प्रणाली प्रक्रिया दी गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो अगर इसके तहत हम जाएं तो सीधी बात है कि भारत में केंद्र सरकार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालयों में भी। लेकिन यह तो प्रारंभिक प्रक्रिया थी और शुरुआती 2 दशकों की हम बात करें तो इसी रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती रही थी। बल्कि 2 क्यों 1993 तक प्रणाली तो यही हमने अपनाई थी, लेकिन 2 दशकों के बाद कहीं ना कहीं वाद विवाद शुरू हो चुके थे। अब मसला यह है कि ये भी याद रखेंगे कि बाध्यकारी नहीं है, यह बात संविधान सभा में भी स्पष्ट कर दी गई थी। मतलब खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि 124 के तहत जो परामर्श दिया जा रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह बाध्यकारी नहीं है, और जो हमारे कार्यपालिका का है इसी का विशेषाधिकार है न्यायालयों में जजों की नियुक्ति करना। तो फिर चीजें कहां से बदलती या बिगड़ती भी हैं। जैसे हमने कहा कि शुरुआती 2 दशक तो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आई। 1970 तक इसी प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रही, लेकिन 70 के बाद कुछ हंगामा देखने को मिला और कई बार 1970 का दशक खत्म होते होते हमें यह भी देखने को मिला कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई लगातार जिसमें कार्यपालिका विरुद्ध न्यायपालिका या न्यायपालिका विरुद्ध संसद की स्थिति उत्पन्न हुई। कई सारे संवैधानिक संशोधन इस प्रकार के किए गए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को हटाने के लिए प्रावधान रखे गए, और कई सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय जिन्होंने जो संशोधन के प्रावधान थे उनको हटाने का काम किया। तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिलने लगी थी, और साथ ही यह भी इल्ज़ाम लगने लगा कि जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं उनको भ्रष्टाचारी न्यायाधीश चाहिए, ताकि जब भ्रष्टाचारी नेताओं के विरुद्ध केस न्यायपालिका में जाए तो फिर अपने जजों से वो अपने हक में फैसले करवाने लग जाएं। तो इस तरह की चीज़ें चल निकली, और सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर यह भी आक्षेप किया गया कि अपने लोगों की भर्ती की जा रही है न्यायपालिका में। मतलब सरकार को जो लोग पसंद हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनको न्यायपालिका में नियुक्तियां दी जा रही थी। और फिर यह कहा गया कि यह जो प्रक्रिया है यह स्वतंत्र न्याय तंत्र के ऊपर एक हमला है, स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर एक आक्षेप का काम करता है। तो इसको बदलने के लिए एक मांग यह शुरू हुई कि जो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श है इसको बाध्यकारी कर दिया जाए, परंतु संवैधानिक दृष्टि से तो यह नहीं था। तो फिर सबसे पहले हम जो प्रथम जज केस भी हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में बड़ा इसको कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस, तो ये था SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में दिसंबर में इसका निर्णय आया था। तो इसमें यह एक सवाल था कि भाई ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इनके परामर्श को बाध्यकारी माना जाए या नहीं माना जाए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई जो राय है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो जो शुरुआती दौर से प्रणाली चली आ रही थी उसी को लागू रखा गया, लेकिन क्योंकि मांग जोर पकड़ती रही और जो विरोधाभास था यह भी बढ़ता गया, तो फिर एक और केस होता है जिसको कहते हैं स्कारा बनाम भारत संघ 1993। यह जरूर आपने याद रखना है। स्कारा क्या है? एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। तो वकीलों की इस संस्था ने एक केस किया भारत संघ के विरुद्ध 1993 में, और वाद विवाद वही कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को बाध्यकारी किया जाए। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णयों और पुरानी सारी प्रथाओं को बदलते हुए एक नया निर्णय दे डाला, और इसमें कहा गया कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये क्योंकि समस्त जो न्यायपालिका है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनकी राय को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और यह एक संयुक्त व्यवस्था है। मतलब यदि हम संविधान की अंतरात्मा की बात करें, वह क्या कहना चाहता है? वो यह कहना चाहता है कि परामर्श का जो कथन रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है ताकि संयुक्त रूप से बेहतर व्यक्ति को न्यायालयों में या उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सके। तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की राय को अनदेखा करना सही नहीं है। और इसी केस में यह कह दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रधानता मिलेगी, बल्कि अब उनका परामर्श बाध्यकारी होगा। परंतु यह भी स्थापित किया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश समस्त न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको अकेले भी राय देने का हक नहीं होना चाहिए। तो साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भी जोड़ दिया गया। मतलब अब जब सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात वो फाइल सर्वोच्च न्यायालय आएगी, तो फिर राय कौन कौन देगा? तो एक होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर परामर्श देंगे, अपनी राय रखेंगे नियुक्ति के ऊपर, और यही चिन्हित करता है कलीजियम के जन्म को। इसी संस्था को कहा गया कलीजियम, जो आज भी भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लोगों को चुनता है, परंतु जो नियुक्ति पत्र है उस पर हस्ताक्षर आज भी राष्ट्रपति के होते हैं। तो यहां से कलीजियम हो गया और पुरानी प्रथा सारी बदल दी गई। अब आते हैं 1998 का एक और केस हुआ, न्यायाधीशों की नियुक्ति मामला, जिसको कहा जाता है तृतीय जजेस केस। अब इसमें कलीजियम को तो जारी रखा ही गया और यह भी कहा गया कलीजियम का ही विशेषाधिकार है, और साथ ही यह कहा गया कि कलीजियम की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, वो तो 1993 में कह दिया गया था। लेकिन 1998 के केस का महत्व यह है कि इसमें कलीजियम में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई। जहां 1993 में जो कलीजियम थी उसका संख्या बल था 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। अब कर दिया गया 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो कुछ 5 लोगों का, कुल 5 लोगों का एक कलीजियम है जो आज भी भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लोगों को चुनता है। तो यहां से आ गई कलीजियम की व्यवस्था। तो जो 124 अनुच्छेद मूल रूप से व्यवस्था चल रही थी वह 1993 में स्कारा बनाम भारत संघ केस में पलट दी गई और एक नई व्यवस्था कलीजियम के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। अब इसके ऊपर भी काफी हंगामा, मतलब देखिए होता यह है कि भारत अब एक विकासशील देश तो है ही, तो अब विकासशील देश की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं विकासशील होती है, बल्कि भारत की या जो भी विकासशील देश है उनकी सभी संस्थाएं भी विकासशील होती हैं। जैसे हमारा समाज भी अभी विकासशील है, विकसित नहीं है, तो विकास के अनेकों चरणों से गुजर रहा है। इसी तरह चाहे वो संसद है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, यह भी विकासशील है, तो विकास के अनेकों चरणों से गुजर रही है। उसमें बहुत सारे बदलाव होते ही रहते हैं। अब एक बदलाव आया कलीजियम का, तो लोग बहुत खुश हुए। मतलब ये कहा गया कि अब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। जब भारत के न्यायाधीश स्वयं जजों की नियुक्ति करेंगे तो इससे कार्यपालिका का दखल खत्म हो जाएगा, और जो हम कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को जज बनाते हैं, वह प्रथा समाप्त हो जाएगी। और जो हमारी न्यायपालिका है यह साफ सुथरे तौर पर काम करेगी, स्वतंत्र तौर पर काम करेगी। परंतु हमारे यहाँ कोई भी संस्था आती है तो साथ ही उसकी आलोचना के कारण भी आते हैं। तो कालांतर में अब कलीजियम जो हमारे यहाँ सिस्टम चल निकला, इसमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगी। अगर कलीजियम सिस्टम की कमियों पे बात करें, क्योंकि आज भी कलीजियम ही काम कर रहा है, तो फिर इसमें यह कहा गया कि देखिए, एक तो जो ये न्यायाधीश हैं तो इनको कानून की जानकारी है, परंतु जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले हैं उनमें इनको कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। मतलब ये नियुक्ति मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं। जैसे हम देखें कि लोक सेवा परीक्षा और इन माध्यमों से जो भी नियुक्तियां दी जाती हैं कार्यपालिका के अंदर, तो हम देखते हैं कि अलग से संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग होता है, तो अलग से कुछ विशेषज्ञों को लाते हैं जो नियुक्ति के मसले देखते हैं। यहाँ पर आपने न्यायाधीशों को ही दे दिया। ऊपर से न्यायाधीशों के पास उनका कार्यभार स्वयं बहुत ज्यादा है, तो यह समय कहां से निकालते हैं जिसके द्वारा यह न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकें। और यह 5 साल में एक बार होने वाला कार्य तो है नहीं। अब आप देखें कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय और देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो कोई ना कोई जज तो वो रिटायर होते ही रहते हैं, तो उनके स्थान पर नए लोगों की नियुक्ति करनी होगी। तो यह तो सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। भारत के 5 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, क्योंकि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो वरिष्ठतम ही हैं। अब ये लोग अपने इतने मुश्किल कार्यभार से कैसे वक्त निकाल पाते हैं नियुक्ति के कार्यों को करने के लिए। और फिर यह पूरी तरह से अपारदर्शी व्यवस्था है। मतलब आज आप सूचना के अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और कलीजियम से जानकारी नहीं ले सकते हैं कि किस आधार पर आपने
किस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। और ऊपर से फिर भ्रष्टाचार तो हर जगह ही परिलक्षित हो ही जाता है। तो ऐसे भी आरोप आए, जैसे कि हमने ये भी देखा कि भाई भतीजावाद यहाँ पर चल रहा है। मतलब ऐसे आरोप लगते रहे कि जो लोग कोलिजियम में हैं वह अपने पसंद के लोगों को लेके आ रहे हैं, या फिर भाई भतीजावाद चल रहा है, अपनी जानकारी के लोगों के आगे रिश्तेदार जानने वालों को यहाँ पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे आरोपों से घिर गया कोलिजियम सिस्टम। अब इसमें भी बदलाव की मांग उठने लगी। मतलब बदलाव की मांग के बाद जो संस्था आती है, फिर हमें उसमें भी बदलाव की मांग करनी होती है। अब देखते हैं, तो हम जब बात करें नियुक्ति मामलों की, तो कोलिजियम सिस्टम जो है सारा का सारा, इस प्रणाली को हटाने के लिए 2014 में 99 संवैधानिक संशोधन किया गया। जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है केंद्र के अंदर, तो पहला जो इनका बड़ा काम था वह केंद्रित था न्यायपालिका में सुधार लाने के लिए। अब 99 संवैधानिक संशोधन 2014 द्वारा क्या किया गया, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई। अच्छा, यह संवैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित की गई क्योंकि 124A अनुच्छेद भी जोड़ा गया और कहा गया एक नई संवैधानिक संस्था होगी जिसका नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको अंग्रेजी में बड़ा प्रसिद्ध किया गया NJAC कहकर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कह के। कोलिजियम के सारे काम अब यह संस्था करने वाली थी। मतलब कोलिजियम हट जाएगा और कोलिजियम जो भी कार्य करता है वह अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। अब इसका संस्थागत ढांचा क्या है, तो इसमें जगह दी गई, एक तो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय उनके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। 3 लोग तो कोलिजियम वाले ही आ गए, कोई एतराज नहीं है, परंतु साथ में एक केंद्रीय कानून मंत्री होंगे और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, समाज से आएंगे, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुल 6 लोग। और फिर कहा गया कि अब यह कोलिजियम की जगह ले लेगा और यह संस्थागत तौर पर, संवैधानिक संस्थान के तौर पर भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति भी करेगा। और जो हम बात कर रहे थे स्थानांतरण की, कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जज को स्थानांतरित किया जाएगा, यह कार्य भी अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का होना था। अब मैं बार बार भूतकाल में क्यों बात कर रहा हूं कि होना था, तो इसकी वजह यह है कि 99 संवैधानिक संशोधन हो तो गया, लोकसभा राज्यसभा से भी पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर भी इसके ऊपर लगती है, परंतु इस संस्था ने कभी सूर्य की किरण नहीं देखी। क्योंकि जैसे ही यह संवैधानिक संशोधन अधिनियमित होता है, साथ के साथ मसला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, फिर से स्कारा बनाम भारत संघ 2015 के केस में। तो स्कारा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो वकील हैं उनकी एक संस्था, उस संस्था ने इसको फिर से चुनौती दे दी और कहा कि यह तो स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर एक गहरा आघात है और ये जो हमारा संविधान का एक मूल ढांचा है उसके साथ खिलवाड़ करता है। अब इस केस में वो सारी जिरह की गई कि भाई एक तो इसमें संस्थागत तौर पर ही त्रुटियां हैं। अब संस्थागत तौर पर क्या त्रुटियां हैं, जैसे ठीक है सर्वोच्च न्यायालय में यह बात कही गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ठीक हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, यहां पर भी कोई एतराज नहीं है, परंतु भाई ये कानून मंत्री क्यों है यहां पर। तो यदि सरकार का एक व्यक्ति, उसका एक प्रतिनिधि बनकर आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में, तो बात तो फिर वही चली जाएगी कोलिजियम से पहले वाली, कि जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोगों को लेके आएंगे। एक तो वो डर पहले से चला आ रहा है और ऊपर से यह उस रूप में भी खतरनाक है जब हम यह पाते हैं कि जितने भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हैं, यहां पर सबसे बड़े वादी के तौर पर खुद सरकार ही है। तो सबसे बड़े वादी के तौर पर सरकार होने का मतलब कि सरकार ने या तो केस किए हुए हैं बाकी संस्थाओं और लोगों के ऊपर, या लोगों और संस्थाओं ने सरकार के ऊपर केस किए हुए हैं। सबसे बड़ा वादी यदि कोई एक है तो वो खुद सरकार होती है और आप नियुक्ति के मसलों में फिर से सरकार के ही प्रतिनिधि को ले आएंगे, तो ये गलत बात है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा गया कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का क्या मतलब है भाई। जैसे ये पूछा गया कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या ये विख्यात कानूनविद भी होंगे, क्या इनको कानून की जानकारी भी होगी। अब जब इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार हमें लिख के यह दे, तो फिर इस पर सरकार ने कहा कि नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं है
कि ये दो व्यक्ति कानून की जानकारी वाले हों, ये तो बस दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, तो समाज के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से या फिर किसी और कार्य क्षेत्र से इनको लाया जा सकता है। जैसे राज्यसभा में कला साहित्य के क्षेत्र से लोगों को लाया जाता है, तो ये तो समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इस पर गहरा ऐतराज हुआ सर्वोच्च न्यायालय को, तो उन्होंने कहा भाई आप किसी भी प्रतिष्ठित किसी भी विख्यात व्यक्ति को ले आएंगे? भाई प्रतिष्ठित तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी हैं, तो क्या आप उनको ले आएंगे? मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ये पूछता है कि कैसे दो व्यक्ति जिनको विधि की कोई जानकारी नहीं है, कानून की कोई जानकारी नहीं है, उनको आप भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के मामले में ला सकते हैं? तो हम ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो एक तो संस्थागत तौर पर त्रुटियां हैं, ये तीन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस आधार पर यह कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यह असंवैधानिक और अमान्य है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मतलब कि जो संविधान का मूल ढांचा है यह उसकी भी उल्लंघना है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका खुद संविधान के मूल ढांचे का ही एक मुख्य हिस्सा है। तो इन आधारों पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक और अमान्य करार दे दिया गया। तभी हम बात करते हैं कि इसने कभी सूर्य की किरण नहीं देखी। आपने वो एक हिंदी चलचित्र का गाना तो सुना ही होगा कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये कुछ ऐसा ही हुआ, ये आया तो था कॉलेजियम को खत्म करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों की जो एक संवैधानिक पीठ थी उसने इसी को खत्म कर दिया। हालांकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम त्रुटियों से परे है, कॉलेजियम में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, परंतु यह जो इलाज आप लेके आए हैं यह तो बीमारी से भी बदतर है। मतलब इतना खराब तो कॉलेजियम भी नहीं है जितना यह आपका नियुक्ति आयोग खराब कर देगा सारी की सारी प्रणाली को या स्वतंत्र न्यायपालिका को। तो हम ऐसा इलाज ना करें जिससे बीमार की मौत ही हो जाए। तो इस वजह से असंवैधानिक करार दे दिया जाता है। परंतु इसमें कुछ गहन चीजें भी हैं जिनकी ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि ये मुख्य परीक्षा की तरफ हम कुछ जा रहे हैं, थोड़ा विषयांतर ज्यादा ना हो पर एक सीमा के भीतर रहते हुए बात करें, तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और ये जो संवैधानिक पीठ थी इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे न्यायाधीश खेहर साहब, यदि उनके निर्णय को हम पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि नियुक्ति के मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हम राज्य के किसी और अंग से किसी तरह का परामर्श करेंगे ही नहीं। मतलब पूरी तरह से अनन्य रहेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला, और न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यह किसी और अंग से किसी तरह का परामर्श, मतलब कार्यपालिका से या विधायिका से किसी तरह का परामर्श बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे यह लगता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है यह सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने कब्जे में रखना चाहता है। अब इसको लेकर भी काफी हंगामा है। हाँ, हम यह तो समझ चुके हैं कि 2015 के स्कारा बनाम भारत संघ की वजह से यह नियुक्ति आयोग तो अमान्य दे ही दिया गया है, असंवैधानिक है तो लागू हुआ नहीं, और वापस कॉलेजियम ही अब तक काम कर रहा है। हम 2023 में खड़े हैं, परंतु फिर कॉलेजियम सिस्टम की बहुत सारी खामियां हैं और इस पर वाद विवाद अभी भी ठहरा नहीं है। जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात कर लें तो भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने एक पत्र लिखा भारत के मुख्य न्यायाधीश को कि आपसे विनती, सविनय नम्र निवेदन इस प्रकार है कि एक प्रतिनिधि भारत की केंद्र सरकार का उसको आप कॉलेजियम में शामिल कर लें। हालांकि इस पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कोई आधिकारिक अपना पत्र वापस तो नहीं दिया, पर फिर भी सभी ये जानते हैं कि जो भारत का कॉलेजियम सिस्टम है वो नहीं पसंद करता है कि नियुक्ति के मामलों में कोई केंद्रीय मंत्री या उनका कोई प्रतिनिधित्व आए। तो ये मसला अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर हम देखें तो किसी भी तरह की अंतिम स्थिरता नहीं आई है। तो उसी तरह से हम सिर्फ जानते हैं इस वक्त के कॉलेजियम सिस्टम ही जजों की नियुक्ति करता चला आ रहा है। अब यहाँ पर एक आलोचना का कारण यह भी बनता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देखें तो हम पूरे आदर और सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हर जगह घुसना है। सर्वोच्च न्यायालय को अब भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या फिर भारत का चुनाव आयोग है उनमें जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति में जो समिति बनाई गई है, अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपना एक प्रतिनिधि वहां भी भेजना है। परंतु जब यही बात आती है
के जजों की नियुक्ति के मामले में आप सरकार के प्रतिनिधि या फिर आप विधायिका के प्रतिनिधि को ले लें तो इनको सख्त ऐतराज हो जाता है। तो जो हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए और ये जो राज्य के अनेकों अनेक अंग हैं ये इस तरीके से कार्य करें कि एक दूसरे की शक्तियों से समन्वय हो और एक दूसरे की अगर यदि कोई एक संस्था शक्तियों का अतिक्रमण करे तो दूसरी शक्ति बैठी हो उस अतिक्रमण को रोकने के लिए वहां मौजूद होनी चाहिए। पर जब सर्वोच्च न्यायालय के खुद की तरफ बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि हमें कोई और व्यक्ति, प्रतिनिधि या संस्था बर्दाश्त नहीं है अपने जजों की नियुक्ति के मामले में। तो हम देखते हैं कि यह भी विरोधाभासी बात है। जैसे स्वर्गीय अरुण जेटली जी के शब्दों में अगर हम इसको रखें तो अरुण जेटली जी ने पहले तो ये कहा इस निर्णय की आलोचना करते हुए कि भाई संविधान हमने भी पढ़ा है, हम भी वकील रहे इतने साल, तो ये बताइए कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का ये कौन सा तरीका है कि अनुच्छेद 124 की व्याख्या 1993 से पहले कुछ और 1993 के बाद पूरी तरह से उलट आपने व्याख्या कर दी। आपने सरकार के हाथ से उनका विशेषाधिकार ही छीन लिया न्यायाधीशों की नियुक्ति का। तो भाई ये कौन सी व्याख्या है, क्योंकि शब्द तो कोई बदला नहीं गया। ऐसे कौन से नियम है व्याख्या करने के कि आप पूरे विपरीत मायने निकाल लेते हैं उन्हीं शब्दों के। और दूसरा, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने यह भी कहा था कि मैं मानता हूं कि किसी भी संस्था के लिए और खासकर न्यायपालिका के लिए स्वतंत्र होना जरूरी है, परंतु साथ साथ विश्वसनीय होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इसी तरह अपारदर्शी रूप से जो कोलिजियम करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते रहे तो कालांतर में आप स्वतंत्रता तो कह पाएंगे कि हमारे पास है, परंतु आप विश्वसनीयता खो देंगे। और उस विश्वसनीयता के लिए जरूरी है लोकतंत्र के जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं आप उनको फॉलो करते हुए अपनी प्रणाली बनाएं। तो हम मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के विश्लेषण को इस्तेमाल कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं और जजों की नियुक्ति से ही संबंधित एक और विशेष चीज हम देख लें कि एक तो रिक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जितने भी जजेस की जितने सीटें हमने अनेकों अनेक उच्च न्यायालय में और साथ में सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई हैं, उतनी मात्रा में या उतनी गिनती में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। जैसे इस वक्त हम रिक्ति की बात करें और यह जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं यह है 1 मार्च 2023, मतलब सबसे जो नवीनतम डेटा है ये जो हमारी केंद्रीय कानून मंत्रालय का जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसको लगातार महीना दर महीना अपडेट करते रहते हैं। तो यह 1 मार्च 2023 को अपडेट किया गया है। अब इसमें देखें तो एक बहुत सकारात्मक बात तो यह है कि इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में 34 जजों का स्थान है और 34 के 34 पद इस वक्त भरे हुए हैं। परंतु इस मामले में हम अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत कम होता है कि 34 के 34 जजों की नियुक्ति हो। यहाँ पर रिक्ति रहती रहती है। हम भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें 34 के 34 जज मिल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब आगे चलें तो उच्च न्यायालयों का हाल देख लें। जो 25 के 25 उच्च न्यायालय हैं उनमें 1114 जजों का पद आवंटित किया गया है, जिसमें से सिर्फ 781 जजों को नियुक्ति दी गई है। 333 न्यायाधीशों का पद रिक्त पड़ा है, वहां पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। और इसी के साथ देखें तो अधीनस्थ न्यायालयों का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हमारे पास कोई कंप्लीट डेटा तो नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि अनेकों अनेक राज्यों में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें 5000 से ज्यादा जजों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा काम है हमारे न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन जजों के स्थान रिक्त पड़े हैं। कहाँ तो हमें न्यायालयों में जजों की गिनती बढ़ानी थी, गिनती तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जितनी गिनती है, जितने पद आवंटित हैं, उन पर भी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। तो एक बड़ी समस्या है न्यायपालिका से जुड़ी हुई। और इसी के साथ हम आगे चलें तो महामारी ने न्याय प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसमें भी हम देखते हैं कि अदालतों में लंबित मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे देखें कि इस वक्त भारत के सबसे छोटे न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लगभग 4 करोड़ 40 लाख मामले लंबित पड़े हैं। 4 करोड़ 40 लाख केस लंबित पड़े हैं। और इसमें देखें तो 25 उच्च न्यायालयों
और 19,000 हमारे जिला या अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है। मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय और 19,000 के लगभग हमारे पास जिला या अधीनस्थ न्यायालय हैं। इनमें 4.5 करोड़ केस लंबित पड़े हैं और यह अब तक का, आजादी के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वजह कोरोना महामारी, जिसमें का जो हमारी न्यायपालिका है, जो अनेक न्यायालय हैं, इनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। न्यायालय बंद रहे या फिर बहुत धीरे धीरे सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 4.5 करोड़ मसले इस वक्त। आगे देखें तो इसमें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 69,768 मामले हैं। उच्च न्यायालयों की बात करें तो 57 लाख से अधिक जो केस हैं वो लंबित हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जो लंबित मामलों का आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ नियुक्तियां बहुत कम की जा रही हैं इस सारे कार्यभार को संभालने के लिए। और इसमें एक और रोचक चीज अगर हम देखें कि नीति आयोग ने 2018 में न्यू इंडिया 75 साल पर, मतलब 75 साल पूरे जब होंगे तो फिर न्यू इंडिया, नया भारत कैसा होगा, इसका एक रणनीति पत्र प्रकाशित किया था। इसमें जब हमने न्यायपालिका के अध्ययन की बात की तो उसमें खुद नीति आयोग कह रहा है कि जो लंबित मामले हैं इनको पूरी तरह से निपटाने के लिए 324 साल का समय लगेगा। मतलब देखिए, एक तो हम ये मानते हैं ना कि न्यायालयों में मामले बहुत लंबित पड़े रहते हैं, और फिर एक मशहूर चलचित्र में सनी देओल साहब ने भी कहा था कि माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, न्याय नहीं मिलता है। मामले लंबित दर लंबित होते चले जाते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं को यदि खत्म करना हो और आपको त्वरित न्याय चाहिए न्यायालयों से, ऐसी स्थिति कब आएगी? खुद हमारा नीति आयोग कह रहा है 324 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी। और ये 324 साल का आंकड़ा तब था जब 2018 कोविड महामारी से पहले, और तब जो लंबित मामले थे उनकी गिनती थी सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख मामले, और अब है हमारे पास 4.5 करोड़ मामले। इसका मतलब मोटा मोटा मैं अंदाजा लगा लूं तो 324 का 500 वर्ष तो लगभग हो ही गया होगा। तो न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं, जो कार्यभार है, ये अभी कई सौ सालों में जाकर समाप्त होगा यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो हम मुख्य लिखित परीक्षा का कुछ विश्लेषण और उस तौर पर इन चीजों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं 2 और न्यायाधीश। तो एक तो जो न्यायाधीश परमानेंट तौर पर स्थापित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, इसके अलावा 2 वर्गीकरण और है न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। एक है तदर्थ न्यायाधीश और साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। इन दोनों ही तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति वैसे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास शक्तियां हैं, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश इस तरह की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति से ही कर सकते हैं। तो क्या है मामला? तदर्थ न्यायाधीश के मामले में यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में जो कोरम है न्यायाधीशों का, यदि वह पूरा नहीं है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये कह सकते हैं, मतलब वो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो योग्य हो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए, तो फिर उनको अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। परंतु जैसे बात हमने की कि एक तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें जरूरी है, और साथ ही क्योंकि आप उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति दे रहे हैं, तो फिर जिस उच्च न्यायालय से आप ऐसे न्यायाधीश को लाएंगे उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का मामला यह कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी वक्त जो सर्वोच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनसे यह अनुरोध कर सकते हैं कि आप कुछ अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो जाइए, वह कार्यभार संभाल लीजिए। हालांकि इसके लिए भी जरूरी है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले ली हो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। तो जो न्यायाधीश हैं उनके इतर 2 तरह के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं, एक है तदर्थ न्यायाधीश और एक है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब आगे चलें तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और मैं फिर से बता दूं, जैसे हमने देखा था कि जो नियुक्ति है वो एक ही रूप में है, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो चाहे उच्च न्यायालय में। तो इसी तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी एक ही है, जो हम 124
अनुच्छेद के 4 और 5 में पढ़ते हैं। तो जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दी है, वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी प्रस्तावित है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कारण क्या है। तो कारण है दुर्व्यवहार या अक्षमता। मतलब कि संविधान के द्वारा जो कारण बताया गया है, किस कारण से या किस अपराध से आप किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, वह है दुर्व्यवहार या अक्षमता। परंतु संविधान में यह परिभाषित नहीं किया गया है। अब यह परिभाषित नहीं किया गया तो आगे हम देखेंगे संसद द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है या संसद में यह कार्रवाई चलती है किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए। तो फिर अब संसद यह निर्णय लेता है कि जो भी न्यायाधीश हैं उनका कौन सा कार्य दुर्व्यवहार या अक्षमता की श्रेणी में आता है। दुर्व्यवहार क्या हो सकता है? अपने पद का दुरुपयोग करना। और अक्षमता तो किसी भी, वो शारीरिक अक्षमता हो सकती है, मानसिक अक्षमता हो सकती है, जिसकी वजह से न्यायाधीश अपने कार्यों को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। अब एक तो ये याद रखेंगे, यदि आपको प्रारंभिकी में यह प्रश्न पूछा जाए कि जजों को किन कारणों से हटाया जा सकता है, और अगर आपको वो क ख ग में ये कहें कि दुर्व्यवहार और अक्षमता, और फिर आपसे कहें भ्रष्टाचार या फिर अपराध, तो हमारा जवाब सिर्फ क होगा। क्योंकि जो हमारा ये कथन जो हम प्रश्न देख रहे हैं, इसमें यदि हम बात करें कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध हो, वो अपने आप दुर्व्यवहार में ही गिन लिया जाएगा। हमारे पास संविधान में सिर्फ यही शब्द युग्म इस्तेमाल किया गया है, दुर्व्यवहार और अक्षमता। अब हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? तो याद रखें, संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा से ले आइए, चाहे आप राज्यसभा से ले आइए। देख लेते हैं। तो 2 सदन हैं, एक है हमारे पास लोकसभा और फिर एक है राज्यसभा। अब किसी भी सदन से यह प्रस्ताव, किसी भी सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। चलिए हम राज्यसभा का उदाहरण लेके चलते हैं। यदि राज्यसभा में यह प्रस्ताव आता है तो किसी एक सांसद के कह देने पर नहीं आ जाएगा, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाने के लिए या सही तौर पर प्रस्तावित करने के लिए। और साथ ही यदि लोकसभा से शुरुआत करेंगे तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन चाहिए इस प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूर कराने के लिए। मान लीजिए 50 सांसदों ने प्रस्ताव दे दिया और राज्यसभा में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया, तो अब जो राज्यसभा के सभापति हैं एक समिति का निर्माण करेंगे। और समिति क्या काम करेगी? ये पूछताछ पैनल के तौर पर स्थापित होगी। मतलब कि ये जांच का काम करेगी। जिस न्यायाधीश, जिस संबंधित न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लाई गई है, उनके जो कार्य हैं क्या वो वाकई दुर्व्यवहार और अक्षमता की श्रेणी में आते हैं, और दूसरा क्या वाकई उन्होंने ये कार्य किए हैं। तो सबसे पहले सभापति जी एक समिति का निर्माण करेंगे, वो जांच समिति होगी। अब जांच समिति में कौन कौन लोग होंगे? तो इसमें भी कहा गया है कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, साथ ही किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रख्यात न्यायविद होंगे। इन 3 लोगों को मिलाकर एक जांच समिति बनाई जाएगी। जिस भी सदन में आ रहा है उनके पीठासीन अधिकारी यह काम करेंगे। अब जब जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, अब जांच समिति की रिपोर्ट में 2 ही चीजें होंगी, या तो जो न्यायाधीश हैं उनके जो भी अपराध है वो स्थापित हो जाएगा, या फिर वो निरपराध व्यक्त कर दिए जाएंगे। अब यदि तो इस जांच पैनल ने निरपराध कह दिया न्यायाधीश को, तो अब यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि जांच समिति ने उनके अपराध को स्थापित कर दिया कि हाँ, इन्होंने, जो संबंधित न्यायाधीश हैं, इन्होंने यह अपराध किया था, तो अब बात आती है राज्यसभा के पास। और राज्यसभा को विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत कौन सा? एक तो जितने भी उस वक्त सदस्य वहां पर उपस्थित है और वोट करते हैं उनका 2/3, और साथ में कुल सदस्यों का 50% से ज्यादा, ये दोनों बहुमत मिलकर बनाते हैं एक विशेष बहुमत। इस बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। फिर बात आएगी दूसरे सदन यानी लोकसभा के पास, और लोकसभा को भी इसी विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। जैसे ही दूसरा सदन इसको पारित करता है प्रस्ताव को, तो बात जाएगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं, संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, काफी मुश्किल प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें यह जरूर याद रखेंगे किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। अब अगर लोकसभा का उदाहरण लें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब वो समर्थन आता है और यदि ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है तो अब लोकसभा के अध्यक्ष वो जांच समिति बनाएंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश,
किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और साथ में एक प्रख्यात कानूनविद होंगे। अब इन 3 लोगों की जांच समिति जांच करेगी, निर्णय आएगा, फिर लोकसभा अब विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगी, फिर राज्यसभा के पास, राज्यसभा अगर विशेष प्रस्ताव से पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा न्यायाधीश को, संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। मुश्किल प्रक्रिया है और इस मुश्किल प्रक्रिया को और मुश्किल बनाने का काम करती है एक और शर्त, वह यह कि ये सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक सत्र में पूरी हो जानी चाहिए। यदि कहीं सत्रावसान हो गया तो यह सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि मान लीजिए किसी न्यायाधीश के विरुद्ध एक उनके हटाने का प्रस्ताव आ गया, मान लीजिए जांच समिति भी बन गई, जांच समिति ने निर्णय भी दे दिया, एक सदन से पास भी हो गया, अभी दूसरे सदन में पास नहीं हुआ था और सत्रावसान हो गया, तो क्या अगले सत्र से प्रक्रिया को, जहां वो प्रक्रिया रुकी थी वहीं से आगे शुरू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। वो प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है और यदि आपको संबंधित न्यायाधीश को हटाना ही है तो ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। मतलब फिर से सांसद वो प्रस्ताव लेके आएंगे, फिर सदन में उसको मंजूर किया जाएगा, फिर से जांच समिति बनाई जाएगी, तो ये सारी प्रक्रिया आपको दोबारा शुरू करनी होगी। ये सारी प्रक्रिया एक सत्र में पूरी होनी आवश्यक है, अन्यथा प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। तो यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना लगभग असंभव है। और लगभग हम असंभव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया जा सका है। और ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आई हैं या कुछ जजों के खिलाफ ऐसा दुर्व्यवहार की कभी कोई बात या फिर उनकी अक्षमता की बात नहीं आई है। तो कुछ जजों के हमें नाम मिलते हैं, जैसे वी रामास्वामी हैं या फिर पी.डी. दिनकरन हैं, सौमित्र सेन हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एस.के. गैंगली जो न्यायाधीश थे, इन सब के खिलाफ इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, परंतु कभी भी उनको हटाया नहीं जा सका। वो बात अलग कि इन प्रक्रियाओं के दौरान ही उन न्यायाधीशों से ज्यादातर त्यागपत्र ले लिया जाता है, तो वो एक अलग चीज हो सकती है, परंतु इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सका है किसी भी न्यायाधीश को। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे न्यायाधीश एस.के. गैंगली साहब का जिक्र किया, तो इनके खिलाफ तो जो आरोप थे वो काफी संगीन थे। मतलब मध्य प्रदेश की ही एक जिला जज, एक महिला जिला जज ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, और जनाब एस.के. गैंगली साहब को तो पद से नहीं हटाया जा सका, परंतु वो जो जिला जज थी उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी, अपना त्यागपत्र भी भेजा था मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ तक के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जिस संस्था के अंदर एस.के. गैंगली जैसे लोग काम करते हैं, मैं उस संस्था में काम करना महिला सम्मान, अपने महिला सम्मान के विरुद्ध मानती हूं, मैं त्यागपत्र देती हूं। अब हम देखते हैं फिर से कि क्या परेशानियां, यह वो न्यायपालिका जो सब क्षेत्रों में लोगों के अधिकार के संवर्धन या संरक्षण की बात करती है, परंतु जब बात आती है अपनी ही एक महिला जज के सम्मान के संरक्षण की, उसको नहीं हम संभाल पा रहे हैं। एस.के. गैंगली साहब को निकाला नहीं जा सका, जबकि जो महिला जिला जज हैं वो अपने पद से त्यागपत्र देकर जा चुकी हैं। अब इस तरह की परेशानियां आती हैं जब ऐसी बहुत ही आप कसी हुई एक प्रक्रिया रख दें जिसमें जजों के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सके। तो जैसे हमने कहा था कि नियुक्ति के संबंध में हमें कुछ सुधार चाहिए, तो ये भी एक मांग है कि जजों को उनके पद से हटाने की जो प्रणाली है इसमें भी हमें कुछ सुधार चाहिए। अब इसमें एक चीज पर और ध्यान देंगे, सारी प्रक्रिया हमें समझ में आ गई है, हमें यह भी समझ में आ गया कि एक सत्र में सारा होना चाहिए, तो फिर यह भी याद रखें कि 50 या 100 सांसदों के समर्थन के बाद क्या जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, क्या उनके ऊपर यह बाध्यकारी है कि वो इस प्रस्ताव को मंजूर करें ही करें और जज को हटाने की प्रक्रिया सभा में शुरू कर दी जाए? ये नहीं है। अच्छा, ये भी मसला कब आया? जब अभी कुछ वर्ष पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में, तो 50 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु उस वक्त राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी ने 2-3 दिन इसके ऊपर विचार किया और उसके बाद इस प्रस्ताव को सभा में मंजूरी नहीं दी, हटा दिया उसको कि मैं मंजूर नहीं करता हूं और ये कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो उस वक्त यह समसामयिकी में बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया था कि क्या
इस तरह के प्रस्ताव को मंजूर करना या ना करना सभापति का या लोकसभा अध्यक्ष का ये विशेषाधिकार है। क्या वह स्वयं उत्प्रेरण से यह निर्णय ले सकते हैं? तो याद रखेंगे कि धारा 3 है न्यायिक जांच अधिनियम 1968 की। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जज को हटाने की ये जो सारी प्रक्रिया हमने अभी पढ़ी है, इनका उद्भव 2 तरह की विधि से होता है। एक तो है अनुच्छेद 124 4 और 5, और साथ ही एक न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968 का। तो इस कानून द्वारा भी यह प्रक्रिया पूर्ण तौर पर स्थापित की जाती है। तो इसी न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत धारा 3 में जो भी सदन के अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, उनका विवेकाधीन शक्ति है, उनकी विवेकाधीन शक्ति है कि वह इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तभी दीपक मिश्रा जी के मसले पर राज्यसभा के सभापति जी ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वह प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हो पाई। अब चलते हैं आगे और समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। किन किन मसलों पर किस तरीके से केस दर्ज किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इसमें सर्वप्रथम देखें तो अनुच्छेद 131 में दिया गया है मूल क्षेत्राधिकार, जिसको अंग्रेजी में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। ऐसे मामले जो सीधे सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू किए जाते हैं। और जब हम मूल क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं तो ये विशुद्ध रूप से संघीय चरित्र का है, या जो संघात्मक इकाइयां हैं उनके आपसी वाद विवादों से संबंधित क्षेत्राधिकार है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी भी केंद्र और राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है या राज्यों के बीच में आपस में कोई झगड़ा है, तो ऐसे वाद विवाद को सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है। इसीलिए इसको अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे मसले किसी और उच्च न्यायालय में या किसी और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जो भी केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़ा है या फिर राज्यों के बीच में आपस में झगड़ा है, अच्छा इसमें आप संगठन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक तरफ केंद्र है और उसके साथ कुछ राज्य हैं और उनके विरुद्ध कुछ राज्य इकट्ठे हुए हैं, या फिर कुछ राज्य हैं और अकेली केंद्र सरकार है। तो ऐसे कोई भी आप बना सकते हैं कि कितनी राज्य या केंद्र सरकार के साथ कौन से राज्य एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कौन से राज्य हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम संघीय ढांचे के विवादों की बात कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति सरकार को कटघरे में कम से कम 131 में नहीं खींच सकता है। यह सिर्फ संघात्मक इकाइयों के झगड़े के लिए बनाई गई है। और साथ ही यह याद रखें कि ये जो झगड़े हैं ये कौन से होंगे। तो यदि मैं कहूं कि राज्यों के झगड़े जाएंगे मूल क्षेत्राधिकार के अंदर 131 में सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो राज्यों के आपस में कौन से ऐसे वाद विवाद होंगे। तो यदि आपके जहन में आ रहा है अंतर्राज्य नदी जल का विवाद या फिर अंतर्राज्य जल विवाद, तो बस ये गलती आज के बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपवाद के रूप में है। यदि राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा है तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 262 में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, वो सीधा 131 में नहीं जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 32 में न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या फिर रिट क्षेत्राधिकार। अब हम ये जानते हैं क्योंकि हमने मौलिक अधिकारों के साथ ये पढ़ा था, और अपने आप में ये मौलिक अधिकार है लोगों का कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक दायित्व है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, परंतु इसको अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं कहा जाता है, क्योंकि राज्यों में उच्च न्यायालयों के पास भी यह शक्ति होती है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए वह रिट इशू कर सकते हैं। आगे देखें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब जैसे हमने बात की थी कि भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ही वो अदालत है जहां पर अपील अंतिम रूप में पहुंचती है, मतलब इससे ऊपर अपील करने के लिए कोई और न्यायालय नहीं है। तो आपका कोई भी वाद विवाद हो, वो चाहे आपका फौजदारी मुकदमा हो, दीवानी मुकदमा हो या संवैधानिक मुकदमा हो, उसकी अपील अंतिम रूप से सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। अब जो अनुच्छेदों का वर्णन है, जैसे इसमें आपको 132 अनुच्छेद, 133 और 134 और 134A अनुच्छेद मिलेंगे। तो इन सभी अनुच्छेदों में कहीं पर दीवानी मुकदमों की बात की है तो कहीं पर
फौजदारी मुकदमों की तो कहीं पर बात की गई है संवैधानिक मुकदमों की। तो ऐसे मुकदमे जब भी जाएंगे तो एक चीज और जोड़ी गई थी कि उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र के साथ ही वो अपील में सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा 134A अनुच्छेद जोड़ा गया और प्रमाण पत्र आज बहुत ही सरल है किसी भी उच्च न्यायालय से लेना। वरन अनुच्छेद 134A तो यह कहता है कि कोई भी जो वादी है उसके मौखिक अनुरोध पर भी या फिर स्वतः उत्प्रेरण से जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि आप अपने संबंधित केस में अपील में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अभी प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है वह बहुत ही सरल है, सभी को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। आगे चलें और देखें अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका। अब यह विशेष अनुमति याचिका, जिसको अंग्रेजी में स्पेशल लीव पिटीशन भी कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका कोई केस भारत के किसी भी न्यायालय से यदि उसका निर्णय आता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मतलब आपको जो बीच की कोई अदालत है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि यदि आपका किसी जिला कचहरी से किसी वाद विवाद में कोई निर्णय आया है और आपको नहीं लगता है कि उच्च न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा, तो 136 अनुच्छेद के रास्ते आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि मेरे केस की सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय में की जाए। पर यह याद रखें, यह व्यक्तियों का अधिकार नहीं है, वरन यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लेंगे कि वो केस सीधा सर्वोच्च न्यायालय में चलाया जाए या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चलाया जाए, और आपको जो निचली अदालतें हैं उनसे गुजरते हुए फिर अपील के माध्यम से आप आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास। आगे आते हैं तो अनुच्छेद 137 और संशोधन क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 में यह दर्ज किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों की दोबारा भी समीक्षा कर सकता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी ने व्यक्ति का केस सर्वोच्च न्यायालय में चला, उसमें निर्णय आ गया, लेकिन व्यक्ति यह स्थापित कर दे कि इस निर्णय में कोई त्रुटि रह गई है, किसी विधि की त्रुटि हो सकती है, सबूत या साक्ष्य की त्रुटि हो सकती है, तो फिर दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय में एक केस फाइल किया जा सकता है संशोधन क्षेत्राधिकार, जिसमें यह अनुरोध किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से कि आप अपने निर्णय में कुछ संशोधन कर दीजिए, और अगर सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि वो सारे साक्ष्य सही हैं और जो वादी की बात है वो सही है, तो फिर संशोधन भी कर सकते हैं अपने ही निर्णयों के अंदर। इसी से एक कथन उपजता है जो हमें कई बार प्रारंभिकी में पूछा जाता है और संशय पैदा करता है, वो ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं ये भारत की सभी न्यायालयों में मान्य होंगे, बाध्यकारी होंगे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय खुद सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। अब खुद पर बाध्यकारी नहीं है वो इसलिए कि एक तो संशोधन क्षेत्राधिकार है, खुद के निर्णय बदल सकते हैं, और कोई पुराना निर्णय हो तो फिर किसी नए केस में उस निर्णय को पलटा भी जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि गोलकनाथ केस में जो निर्णय आया था उसको केशवानंद भारती निर्णय में पलट दिया गया, या ऐसे ही शंकरी प्रसाद जो केस था उसमें जो निर्णय आया था उसको गोलकनाथ में पलट दिया गया था। तो अपने निर्णय को ये पलट सकते हैं। आगे देखते हैं, और 143 के अंदर सलाहकार क्षेत्राधिकार, मतलब राष्ट्रपति कुछ मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब ये कौन से मामले हैं? तो इनमें है किसी कानून का प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का कोई तथ्य हो, तो इस बिंदु के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी सलाह ली जा सकती है, और साथ ही संविधान पूर्व यदि कोई संधि समझौते से उत्पन्न कोई विवाद है तो इस बिंदु के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लिया जा सकता है। अब इसमें यह जरूर याद रखें कि एक तो यह सलाह मांग रहे हैं, राष्ट्रपति जी मांग रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी खुद के व्यक्तिगत किसी मसले के ऊपर सलाह नहीं मांग रहे हैं, वरन यह भारत सरकार सलाह मांग रही है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब यदि यह किसी कानून के प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है कि वो अपनी सलाह दे ही दे, वो मना भी कर सकते हैं। परंतु जब भी राष्ट्रपति संविधान पूर्व किसी संधि या समझौते से उत्पन्न किसी विवाद के ऊपर सलाह मांगते हैं तो अब सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी होगी, यह बाध्यकारी है। दूसरे बिंदु पर बाध्यकारी है, प्रथम बिंदु पर बाध्यकारी नहीं है। और जब हम आते हैं इस सलाह का क्या असर होगा राष्ट्रपति या सरकार के ऊपर, क्या उनके ऊपर बाध्यकारी है यह सलाह, तो यह बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ परामर्श लिया जा रहा है, इसको बाध्यकारी रूप में नहीं देखा जाएगा। यह बात और
कि जब सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कमरे में बैठकर जो उनकी विवेक के आधार पर उनको ठीक लगता है वो लिख दें। ऐसा नहीं है, बाकायदा इसमें भी संवैधानिक पीठ या फिर कोई और खंडपीठ बैठाई जाएगी सर्वोच्च न्यायालय की, और साथ ही एक केस के तौर पर इसकी सुनवाई होगी और फिर निर्णय के तौर पर एक सलाह राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचाई जाती है, पर यह बाध्यकारी नहीं होगा। अब आगे देखें तो अनुच्छेद 129 और अभिलेखों का न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अभिलेखों का न्यायालय, इसकी दो शक्तियां हैं। तो एक शक्ति तो यह है कि न्यायालय की जो भी कार्रवाई है या निर्णय है, ये सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। मतलब भारत की जितनी भी अदालतें होंगी वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इनकी साक्ष्यात्मक मूल्य को बरकरार रखा जाएगा और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित भी कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस भी न्यायालय के पास ये दोनों शक्तियां होती हैं, एक यदि उसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए अन्य अदालतों द्वारा, और वो अदालत अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित कर सके, तो ये दोनों शक्तियां मिलकर बनाती हैं अभिलेखों का न्यायालय। आगे हम देखेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय, ये सभी अभिलेखों के न्यायालय के तौर पर स्थापित किए गए हैं। फिर है विविध शक्तियां। अब विविध शक्तियां जो सीधे सीधे संवैधानिक अनुच्छेद में तो नहीं दी गई हैं, परंतु किसी और विधि द्वारा स्थापित कर दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई वाद विवाद है तो उसको चुनौती सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है, किसी और न्यायालय में ये केस नहीं चल सकता है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के और उनके अध्यक्षों के आचरण की भी जांच करता है। जब भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को यदि उनके पद से हटाना हो और पद से हटाने के लिए जो कारण है वह है उनका दुर्व्यवहार या फिर उनका गलत आचरण, तो इस आधार पर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों से एक जांच करानी होगी उन सदस्यों के दुर्व्यवहार के संबंध में। और फिर आगे आते हैं तो यह भी शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास कि उच्च न्यायालय में या किसी और न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित है तो उस न्यायालय से हटाकर केस सीधा अपने पास बुला सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय फिर उसके ऊपर निर्णय लेगा। या फिर बाकी न्यायालयों को यह भी कह सकते हैं कि एक मामले पर हम सुनवाई कर रहे हैं, बाकी जो न्यायालय हैं वो इन मसलों पर सुनवाई नहीं करेंगे। जैसे हम 3 तलाक की बात करें तो जब 3 तलाक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय केस की सुनवाई कर रहा था तो साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी हिदायत दी थी सभी उच्च न्यायालय को कि क्योंकि हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं, हम निर्णय लेंगे, तो बाकी कोई उच्च न्यायालय इस संबंध में केस अपने उच्च न्यायालयों में नहीं चलाएंगे। तो इस तरह के भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। और साथ ही भारत में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर न्यायिक अधिरक्षण करता है। न्यायाधिकरण मतलब जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उन सब के ऊपर निगाह रखने का भी काम करता है, और इसी के साथ जो भी कानून स्थापित कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो सभी बाकी न्यायालयों पर भी लागू होता है। जैसे मैं कहूं, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि 3 तलाक आज के बाद असंवैधानिक है, अमान्य है, तो भारत के सभी न्यायालय, इसमें चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वो इस कानून को मानेंगे और सभी न्यायालयों का यही निर्णय होगा कि 3 तलाक अब असंवैधानिक और अमान्य है। तो अभी तक हमने सर्वोच्च न्यायालय को समझ लिया है और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसको हटाने की प्रक्रिया और साथ ही में क्षेत्राधिकार समझ चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अपनी परीक्षा से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं उच्च न्यायालयों को। अब याद रखें कि सबसे पहले भारत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, जो बंबई उच्च न्यायालय था, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तो ये तो सिर्फ एक मुख्य बिंदु प्रारंभिकी के तौर पर। इसके अलावा क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? जैसे इस वक्त भारत में कुल 25 न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। मतलब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। अब भारत के राज्य 28 और उच्च न्यायालय 25, बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था यह कहती है कि राज्य स्तर पर एक उच्च न्यायालय होगा
परंतु यह नहीं कहती है कि हर एक राज्य के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय होगा। तो हो सकता है कुछ राज्यों का, बल्कि होता ही है कि कुछ राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी होता है। जैसे हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात कर लें तो यह पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय के तौर पर, वरन जो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए भी उच्च न्यायालय के तौर पर स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे 25 उच्च न्यायालय हमारे पास इस वक्त हैं, और नवीनतम उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया है वह है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। इसी के साथ कुछ प्रारंभिकी में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात कर लें। जैसे एक ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि सबसे बड़े क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, जो सबसे ज्यादा जमीन पर लागू होता है या फिर ज्यादा राज्यों पर लागू होता है। तो हमारा उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसी के साथ एक से अधिक राज्यों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में समा लेते हैं। तो ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं, गिनती हमें याद रखनी है। और जब यही प्रश्न थोड़ा बदल दिया जाए कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के तौर पर स्थापित हैं, तो फिर हमारा जवाब हो जाएगा 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का कार्य करते हैं। तो उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होंगे वहां पर नियुक्ति किस तरह से होती है और योग्यता क्या है, इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। सीधा देखें तो योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना तो लाजमी है ही, इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिला स्तर पर 10 साल या उससे अधिक के लिए वहां पर जज के तौर पर तैनात था, तो वो योग्यता रखता है किसी उच्च न्यायालय में भी जज के तौर पर स्थापित होने के लिए, नियुक्त होने के लिए। और साथ ही यदि किसी उच्च न्यायालय में 10 साल या उससे अधिक वकील के रूप में सेवाएं दे चुके हैं तो वह भी योग्य होंगे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए। अब यहाँ पर यह याद रखें कि जब हम इसी को सर्वोच्च न्यायालय से इसकी तुलना करें तो एक तो जो भी कोई विख्यात विधि वेत्ता होगा क्या उसको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होगा, वो उच्च न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, 2 में से कोई एक यदि योग्यता है तो फिर उच्च न्यायालय में जज लगाए जा सकते हैं, जिसमें से एक है जिला स्तर पर 10 साल या उससे ज्यादा के जज, या फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल या उससे ज्यादा वकील के रूप में सेवाएं दे चुके हों। अब जब बात आती है नियुक्ति और निष्कासन की तो यह समझ लें, और हम समझ भी चुके हैं कि जैसे हमने नियुक्ति का मामला देखा था सर्वोच्च न्यायालय में और निष्कासन का मामला देखा सर्वोच्च न्यायालय में, बिल्कुल वही तरीका है उच्च न्यायालय में नियुक्ति का और निष्कासन का भी। लेकिन इसी के साथ एक फर्क हम याद रखेंगे, जब कलीजियम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के मामले देखता है तो उस वक्त एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को बिठाया जाता है। परंतु यही कलीजियम जब राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय लेता है तो एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को जगह दी जाएगी। तो यहाँ पर कलीजियम छोटा है। आगे देखें तो कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होगा, जो हमने सर्वोच्च न्यायालय में देखा था वहां पे 65 वर्ष तक की आयु थी। इसके आगे शपथ यह राज्यपाल से लेते हैं या राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। यहाँ पर यह जरूर मुख्य बिंदु याद रखें कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति से अपनी नियुक्ति पाते हैं कलीजियम के रास्ते और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, परंतु जो इनको शपथ दिलाने का कार्य है यह राज्य के राज्यपालों के हिस्से आया है। तो प्रारंभिकी में ध्यान रखना ऐसे बिंदुओं का। फिर बात आती है जो न्यायाधीश वहां पर उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाते हैं, तो क्या कोई अतिरिक्त न्यायाधीश भी हैं जो नियुक्त किए जा सकते हैं उच्च न्यायालयों में? यहाँ 3 तरह के न्यायाधीश हैं जो नियुक्त किए जाएंगे उच्च न्यायालयों के अंदर। मतलब उच्च न्यायालय के अंदर स्थायी न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है, जिसमें पहले अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, फिर कार्यवाहक न्यायाधीश हो सकते हैं और साथ में कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं। जैसे अतिरिक्त न्यायाधीश की बात करें तो अब
ये जरूर याद रखेंगे, अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात आती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास इनको नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। सबसे पहले अतिरिक्त न्यायाधीश देखें तो यदि उच्च न्यायालय में कार्य की वृद्धि हो जाए और उतने न्यायाधीश नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्षों के लिए, अधिकतम 2 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जी योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के अंदर। योग्य वो व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता अर्हता रखते हों। फिर आते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश। तो यदि किसी उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं, अपना कार्य कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह किसी कार्यवाहक न्यायाधीश को भी नियुक्ति दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति दी जाएगी और यह भी सीमित समय के लिए होती है। और फिर हम देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से यह अनुरोध कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तौर पर काम कर लीजिए। परंतु यहां पर भी याद रखें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति लेनी होगी, पहले से ही सहमति लेनी होगी कि मैं इस व्यक्ति को कुछ समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दे रहा हूं। तो ये तो हो गए हमारे स्थायी न्यायाधीश और जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं उसकी बात। अब देखते हैं क्षेत्राधिकार क्या हैं हमारे उच्च न्यायालयों के। देखिए, यदि हमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अच्छे समझ में आ गई है तो फिर उच्च न्यायालय की व्यवस्था समझने में ज्यादा परेशानी नहीं। इसमें सर्वप्रथम है मूल क्षेत्राधिकार, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे वाद विवाद जो सीधा संबंधित उच्च न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाते हैं। तो इनमें उदाहरण के तौर पर कुछ हैं, जैसे कुछ वैवाहिक मामले हैं या कुछ वसीयत से जुड़े मामले हैं। अनेकों अनेक कानूनों द्वारा यह स्थापित किया जाता है। यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, पर कानूनों में यह है कि विवाह के संबंध में यदि कुछ वाद विवाद है या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई वाद विवाद है या इसके अलावा वसीयत से जुड़े कोई वाद विवाद हैं, तो उनमें से कुछ वाद विवाद ऐसे हैं जो सीधा संबंधित उच्च न्यायालय में जाएंगे। इसके अलावा ये जरूर हमने याद रखना है कि सांसद और विधायक का जो भी चुनावी विवाद है, इसके लिए केस सीधा संबंधित उच्च न्यायालय में होता है। पहले तो ये भी याद रखें कि सांसद, जब हम लोकसभा या राज्यसभा के सांसद की बात कर रहे हैं तो इनके चुनाव विवाद से जुड़ा कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाता है, वरन उस राज्य के उच्च न्यायालय में आएगा। तो सांसद और विधायकी के जितने भी चुनावी मसले हैं, वाद विवाद हैं, वो संबंधित उच्च न्यायालय में आते हैं। और फिर अदालत की अवमानना के लिए तो यह दंडित कर ही सकते हैं। और फिर यह जरूर याद रखेंगे कि 4 उच्च न्यायालय हैं ऐसे, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। ये 4 उच्च न्यायालय हैं जिनके पास कुछ सिविल मामलों में अतिरिक्त मूल अधिकार क्षेत्र हैं बनाम दूसरे उच्च न्यायालयों के। मतलब दूसरे उच्च न्यायालयों के पास ये अतिरिक्त सिविल क्षेत्राधिकार नहीं है, पर इन 4 उच्च न्यायालयों के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई हैं सिविल मामलों में। 1973 से पहले तो इनके पास आपराधिक मामलों में भी कुछ अधिकार शक्ति क्षेत्र था, पर 1973 के बाद वह व्यवस्था हटा दी गई है और अब सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में इन 4 उच्च न्यायालयों के पास कुछ विशेषाधिकार भी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे दिल्ली की व्यवस्था कर लें तो दिल्ली में एक तय सीमा से कम का यदि आपका संपत्ति विवाद है तो वह जाएगा दिल्ली के जो भी जिला न्यायालय हैं उनमें, और अगर एक तय सीमा से ऊपर की संपत्ति का विवाद है तो वह सीधा जाएगा संबंधित उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर। तो इस तरह से कुछ सिविल मामलों में 4 उच्च न्यायालयों के पास अतिरिक्त शक्ति भी है। फिर आता है 226 अनुच्छेद और इसको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या रिट क्षेत्राधिकार, जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, न्यायाधीश दे सकता है। 5 तरह की रिट है, हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। परंतु यह अनुच्छेद 32 से अलग कैसे है? तो याद रखें, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है, किसी और केस में रिट जारी नहीं कर सकता है। परंतु उच्च न्यायालयों के पास यह शक्ति है कि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो रिट जारी कर ही सकते हैं, इसके अलावा किसी भी अन्य मामले में यह रिट जारी कर सकते हैं। मतलब कितना रोचक है जानना
कि उच्च न्यायालयों का जो रिट का क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, यह सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा वृहद है, ज़्यादा विस्तृत है यदि हम विषय वस्तु की बात करें। हाँ, अगर हम भौगोलिक परिक्षेत्र की बात करें तब तो सर्वोच्च न्यायालय का ज्यादा होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहीं पर भी रिट जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं तक ही रिट जारी करेंगे। परंतु जब विषय वस्तु की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, परंतु उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ किसी भी अन्य मामले में रिट जारी कर सकते हैं। फिर आते हैं अभिलेखों का न्यायालय। भाई अभी हमने 129 अनुच्छेद में देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय है, तो इसी प्रकार से जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो भी अभिलेखों के न्यायालय होंगे या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएंगे, जिसमें एक तो उच्च न्यायालय के निर्णय जो हैं वो निचली अदालतों में प्रमाण मूल्य रखेंगे और साथ ही यह उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय और भारत के राज्यों के सभी उच्च न्यायालय अपने आप में अभिलेखों के न्यायालय के तौर पर भी स्थापित किए गए हैं। फिर बात आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार की। देखिए, यह तो जो हम कहें कि सबसे प्रमुख काम क्या होता है उच्च न्यायालय का, उनमें से एक होता है अपील। तो जितने भी जो वाद विवाद हैं, जो केस हैं, वो अधीनस्थ न्यायालयों से अपील में फिर सीधा आते हैं हमारे उच्च न्यायालयों के पास। तो जितने भी दीवानी या फिर इसके अलावा जो फौजदारी के मुकदमे हैं या फिर संवैधानिक मामले हैं, वो अपील के माध्यम से आएंगे सीधा संबंधित उच्च न्यायालय में और यहाँ निर्णय लिया जाएगा। और इसके अलावा एक अहम बिंदु और याद रखेंगे, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो यह फांसी की सजा तब तक नहीं लागू की जाएगी, उस व्यक्ति को फांसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक संबंधित उच्च न्यायालय से इस सजा की पुष्टि ना करा ली जाए। तो वो केस चाहे उच्च न्यायालय में अपील में आया या नहीं आया, पर उस व्यक्ति को फांसी की सजा तब तक नहीं होगी जब तक संबंधित उच्च न्यायालय उस फांसी की सजा की पुष्टि ना कर दे। तो मौत की सजा की पुष्टिकरण की भी जो शक्ति है वो हमारे उच्च न्यायालयों के पास होती है। फिर आती है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। मतलब राज्य के अंदर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं तो उनके ऊपर एक पर्यवेक्षक के तौर पर भी काम करता है संबंधित उच्च न्यायालय। जैसे कोई शुल्क है जो अदालतों में लगाया जा रहा है, या कोई सामान्य नियम है अदालतों के, कोई कार्रवाई है, कोई खातों की जांच है, इन सब के लिए भी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार दिए गए हैं उच्च न्यायालयों को। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय को। हालांकि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाते हैं अपनी परीक्षा के अंदर, और ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो या तो सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से होते हैं। फिर भी हम इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक बार समझ लेते हैं व्यवस्था क्या है। तो एक तो याद रखें कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालयों की हम बात कर रहे हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, अतिरिक्त न्यायालय हैं, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, तो याद रखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति यह राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र आ जाता है और गवर्नर का कार्यक्षेत्र आ जाता है जब हम नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की बात कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की बात। और यहाँ पर दो प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। एक तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है या राज्यपाल द्वारा नामित किए जा सकते हैं जज, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती भी की जाती है। सबसे पहले देख लें कि राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्तियों को किस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति दी जाएगी जज के आधार पर। तो इसमें याद रखें योग्यता यह होनी चाहिए कि 7 साल के लिए वो वकालत करते हों, वकील के तौर पर सेवाएं दे रहे हों भारत के किसी भी न्यायालय में। 7 साल के वकील का अनुभव उनके पास होना चाहिए। साथ ही वो किसी सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण शर्त ये कि उच्च न्यायालय उस व्यक्ति की सिफारिश करता हो या उच्च न्यायालय द्वारा उस नियुक्ति को हरी झंडी दी गई हो, तब उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये योग्यताएं हैं अधीनस्थ न्यायालय में जज के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त फिर आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती। तो जो भी राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, तो राज्य के लोक सेवा आयोगों द्वारा यह एक प्रतियोगी परीक्षा कराई जाती है जिसमें परीक्षा के माध्यम से जजों को भर्ती किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के अंदर। अब वहां पर इस तरह की योग्यता तो कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ये नहीं है कि कितने साल वकील के रूप में सेवा दी हो। हाँ,
परंतु यह जरूर है कि जिन भी विद्यार्थियों ने अपने विद्यार्थी काल में कानून की पढ़ाई करी है, लॉ करी है, वो चाहे 3 साल की हो या 5 साल की हो, वही लोग योग्यता रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग लेने के लिए, जो खासकर जजों के लिए कराई जा रही हैं। तो ये हमारे अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में इतनी जानकारी हमारी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, इससे ज्यादा बाहर वो नहीं पूछते हैं। फिर हम आते हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ये प्रारंभिकी में भी पूछा जा सकता है और मुख्य लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की यदि मैं बात करूं, और आप लोग जो भी खासकर गांव से संबंध रखते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि जनाब हमने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सुना है, उच्च न्यायालय के बारे में सुना है और जिला कचहरी तो हमने देखी भी हुई है, परंतु जब हम अपने गांव की तरफ वापस आते हैं तो हमें ग्राम न्यायालय जैसी तो कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। और यह संशय तो बिल्कुल अपने मस्तिष्क में नहीं लाना है कि इस ग्राम न्यायालय अधिनियम द्वारा गांव में पंचायतों को न्यायिक अधिकार दे दिए गए हैं, पंचायतों के पास न्यायिक अधिकार नहीं है। तो यहां पर फिर हम किन न्यायालयों की बात कर रहे हैं? परेशानी यही है कि कानून होने के बावजूद अभी तक ये न्यायालय ग्राम स्तर पर स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं हो पाए आगे बात करेंगे, लेकिन इस अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की अवधारणा क्या है, संस्था कैसी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं और उसका महत्व भी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मुख्य जो उद्देश्य ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता न्याय प्रदान करना। मेरा ख्याल है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाली कक्षा अगर अच्छे से याद है तो उसमें एक हमने अनुच्छेद पढ़ा था 39A। अब 39A में हमने ये पढ़ा था कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि सभी लोगों को समान न्याय की सुविधा उपलब्ध कराए और साथ ही निःशुल्क कानूनी परामर्श की सुविधा भी लोगों तक पहुंचानी होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सभी को समान न्यायिक सेवाएं प्रदत्त करनी है, तो यह एक बड़ा भारी परेशानी होती है भारत जैसे देश के अंदर, जहां विशाल देश है और ज्यादातर इलाका ग्रामीण है। तो जो हम अदालतें देखते हैं, न्यायालय देते हैं, ये ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है। भाई जिला और सत्र न्यायालय को भी देखें तो ये जिला हेडक्वार्टर के अंदर ही स्थापित की गई हैं। अब जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की, जहां बड़े बड़े जिले होते हैं और उनमें ग्रामीण इलाका भी बहुत वृहद होता है, तो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यह मुश्किल है कि शहरों में जाकर अपने वाद विवाद को न्यायालय द्वारा सुलझाया जाए। भाई एक दिन का तो पूरा उनका कार्य बर्बाद हो जाता है, फिर आने जाने के खर्च अलग से हैं, और एक दिन में तो मसले का निर्णय आ नहीं जाएगा। सालों साल ये प्रक्रिया कई बार अदालतों में चलती है। तो ये काफ़ी कष्टकारी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कि शहरों में स्थापित न्यायालयों से न्याय प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए क्या किया गया है, ग्राम न्यायालय एक हल के तौर पर आया है कि लोगों को ग्रामीण इलाके में उनके दरवाजे तक न्याय पहुंचाएं, और इसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना जमीनी स्तर पर करने की कोशिश की गई है। तो गांव में न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, परंतु इसका आप जरा यह भी देख लें कि किस स्तर पर किए जाएंगे। तो एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि पंचायतों को न्यायिक अधिकार नहीं दिए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा, वरन यह न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जहां पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्ति दी जाएगी। राज्यपाल द्वारा ही यह नियुक्ति होगी। तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। ये एक जज ही होंगे और फिर एक न्यायालय स्थापित कर दिया जाएगा। यहां पर नियुक्ति कैसे होगी, जैसे हमने बात की, राज्यपाल द्वारा होगी और उच्च न्यायालय के परामर्श से ही नियुक्त किए जाएंगे, जैसे बाकी अधीनस्थ न्यायालय में जजों की नियुक्ति की जाती है। और फिर इससे भी जरूरी जानना यह है कि जब हम ग्राम न्यायालय कह रहे हैं तो क्या हर गांव में एक न्यायालय खोल दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, बल्कि मध्यवर्ती स्तर पर यह न्यायालय खोले जाएंगे। जैसा हम आगे पंचायती राज में पढ़ेंगे, तो पंचायती राज के लिए हमारे पास 3 तरह की इकाइयां बनाई गई हैं। एक है ग्राम स्तर पर, तो एक तो ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, आपने देखी भी होगी गांव में। फिर एक मध्यवर्ती स्तर पर होती है जिसको आमतौर पर उत्तर भारत में ब्लॉक स्तर कह देते हैं, ब्लॉक समिति होती है। मतलब कुछ गांवों को इकट्ठे कर कर एक खंड बना लिया जाता है, एक विकास खंड बना लिया जाता है, या उसको ब्लॉक कहने लग जाते हैं। और फिर एक होता है जिला स्तर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत काम कर रही होती है।
तो हमें अब ये पता चल चुका है कि ब्लॉक क्या है या मध्यवर्ती स्तर क्या है। ब्लॉक है एक विकास खंड या फिर कहें तो कुछ गांवों का एक समूह 10 से 12 हजार वाले आबादी को यहाँ पर मुख्य फोकस में रखा जाता है और फिर उन गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक या मध्यवर्ती लेवल पर एक विकास खंड तैयार किया जाता है। तो अब जो ग्राम न्यायालय खुलेंगे वो हर ग्राम स्तर पर नहीं होंगे, हर ग्राम में नहीं खुलेंगे, वरन वह ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे। मतलब कुछ गांवों के लिए एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हर गांव में ग्राम न्यायालय नहीं खुलेगा, वरन ब्लॉक स्तर पर हर ग्राम के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो कुछ गांवों का इकट्ठा एक ग्राम न्यायालय होगा। तो इसका स्तर जरूर समझ लें कि कहां पर ये खोले जाएंगे। फिर हम आते हैं इनके क्षेत्राधिकार के बारे में। तो क्षेत्राधिकार के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो याद रखना है, जो चाहे वो प्रारंभिकी में पूछें या फिर आप मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आप अपनी प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहे हो। जैसे मैं कई बार जब उत्तर हम चेक करते हैं, बाकी हमारे शिक्षक भी चेक करते हैं, तो एक बड़ी परेशानी आती है कि जब वो ग्राम न्यायालय के बारे में लिख रहे होते हैं या फिर लोक अदालतों के बारे में लिख रहे होते हैं तो लिख देते हैं कि जी सिर्फ इनके पास तो सिविल क्षेत्राधिकार है, आपराधिक क्षेत्राधिकार नहीं है, कि आपराधिक केस इन कोर्ट के अंदर, इन न्यायालयों के अंदर नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं है। याद रखेंगे जो ग्राम न्यायालय हैं इसकी अवधारणा ये कहती है कि आपराधिक क्षेत्राधिकार भी होगा, परंतु कौन से अपराध यहां पर केस के रूप में चलाए जाएंगे। तो याद रखेंगे यह सीमित है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गांव का व्यक्ति कत्ल करके और फिर इस अदालत में खड़ा हो। तो याद रखें जो संगीन जुर्म हम कह देते हैं वो तो अभी भी जिला और सत्र न्यायालय में ही चलेंगे, परंतु ऐसे अपराध जिसमें 2 वर्ष या इससे कम का कारावास का दंड हो, तो ऐसे अपराधों के केस अब ग्राम न्यायालय में चला करेंगे। और साथ ही चोरी, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से कम हो, ऐसे केस भी चलेंगे ग्राम न्यायालय के अंदर। चोरी को अलग से लिखने की वजह यह है कि एक तो भारतीय दंड संहिता के 379 धारा में चोरी के लिए 3 साल की सजा है। अब वो तो 2 साल से ऊपर हो गई, लेकिन चोरी तो ऐसा मूलभूत अपराध है जो समाज में हर जगह घटता है, गांव में भी घटता है, शहरों में भी घटता है। तो उससे निजात पाने के लिए जरूरी था कि चोरी के केस को भी यहां चलाया जाए। उसके लिए मूल्य निर्धारण कर दिया कि 20,000 से कम की चोरी है तो ग्राम न्यायालय में केस चलेगा, और 20,000 से ज्यादा की चोरी है तो फिर ये जिला सत्र न्यायालय में ही केस चलेगा। फिर आते हैं कुछ और अधिनियम हैं जो आपराधिक नियमों को भी नियमित करते हैं, जैसे मजदूरी संदाय अधिनियम है या घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण संबंधी जो अधिनियम है, तो इनसे जो संबंधित केस होंगे वो भी ग्राम न्यायालय में चल सकते हैं। अब अगर महत्ता की बात करें तो क्यों जरूरी है ग्राम न्यायालय की स्थापना। एक तो हम बात कर ही चुके हैं कि ग्रामीण लोगों को उनके दरवाजे तक न्यायिक सेवाएं पहुंचानी है, न्यायिक सुविधाएं पहुंचानी है। और खासकर जब हम देखते हैं कि मजदूरी संदाय अधिनियम, जहां पर यह कहा गया है कि मजदूरी एक तय दाम से कम नहीं होनी चाहिए, वक्त पे मजदूरी दी जानी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो भी ठेकेदार हैं वो मजदूरों को तय समय पर निश्चित मूल्य की मजदूरी नहीं दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं और देरी के साथ दे रहे हैं। तो ऐसे सारे केसों के लिए आसपास जमीनी स्तर पर न्यायालय होने चाहिए। मजदूर नहीं यह कर पाएगा कि वो जिला न्यायालय में जाकर न्याय पा सके, तो अगर उसके आसपास ही न्यायालय खोल देंगे तो ज्यादा सुविधा होगी। खासकर घरेलू हिंसा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी है, अंतर्राष्ट्रीय मानसिकता है घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई। तो फिर भी हम बात करें कि यहां पर होने का क्या महत्व है, तो गांव के अंदर ग्रामीण महिलाओं को सुविधा देना ज्यादा जरूरी है। शहरों में तो फिर भी हम आम तौर पर देखते हैं कि वो 100 डायल की व्यवस्थाएं हैं और पुलिस थाने, चौकी, कचहरी सब आसपास है, तो कम से कम सुविधा पास तो है, परंतु ग्रामीण महिलाओं के पास ये संस्थागत सुविधाएं नहीं है। शहर तक आने में बहुत टाइम और वक्त और बहुत सारी ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा पैसे के रूप में भी हो सकती है जो आमतौर पर महिलाओं के पास नहीं होती है ग्रामीण इलाकों में। तो फिर आसपास जमीनी स्तर पर ऐसी हिंसा के विरुद्ध भी उनको संस्थान दिए जा सके जहां से वो न्याय प्राप्त कर सकें। आपको फिर सामाजिक बदलाव के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी लाने होंगे साथ में। जैसे जब हम परिवार नियोजन की व्यवस्था लाए तो गांव की दीवार पे लिख दिया हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो ऐसा ही लिख दिया जाए दीवारों पर कि यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करता है तो महिला ग्राम न्यायालय से अपने अधिकारों
को प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा को रोकने में काम आएगा, बड़े पैमाने पे समाज सुधार और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। रेडियो पे अच्छी अच्छी ऐड चलेंगी कि चलो सखी चलो, ग्राम न्यायालय से न्याय पाएं, अपने घरवाले को इंसान बनाएं। मतलब इस तरह से हम सामाजिक बदलाव में भी एक महत्वपूर्ण संस्था बना सकते हैं ग्राम न्यायालयों को। और आगे देखें तो दीवानी अधिकार क्षेत्र भी इनके पास हैं। और दीवानी मामले कौन से? जैसे नागरिक और संपत्ति के मामले, उदाहरण के तौर पर जैसे सामान्य चरागाहों की व्यवस्था होती है, या फिर पानी के चैनलों का उपयोग करना होता है, कुएं और ट्यूबवेल से पानी खींचना इत्यादि। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे गांवों में सिंचाई के लिए सरकारी कुओं की व्यवस्था है। और फिर अलग अलग किसानों का वक्त तय होता है कि एक रात आप पानी देंगे, दूसरे दिन आप पानी देंगे, और इसके बहुत सारे झगड़े ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं। तो ऐसे झगड़ों के निपटारे के लिए आप ग्राम न्यायालय जा सकते हैं। और इसी के साथ याद रखेंगे कि ग्राम न्यायालय जितने भी ये खुलेंगे, ये ग्राम न्यायालय प्रक्रियात्मक कानूनों से बाध्य नहीं हैं। तो जो प्रक्रियात्मक कानून हैं, जैसे CRPC है, CPC है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है, ऐसे कानूनों से बाध्य नहीं है, वरन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि जो आपके प्रक्रियात्मक कानून है, इसमें जो सारा का सारा केस के चलने की विधि वो प्रस्तावित की होती है, और वो बहुत कठोर होती है। जैसे यदि कोई गवाह भी आपको प्रस्तुत करना है तो उसके लिए पहले नोटिस देना होगा, वो दूसरी पार्टी को भी बताया जाएगा, फिर आप गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे अचानक उठ के गवाह प्रस्तुत नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं प्रक्रियात्मक कानूनों में। लेकिन ये जो ग्राम न्यायालय होगा, ये ऐसे प्रक्रियात्मक कानूनों से इतर न्याय की स्थापना के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है। मौके पर जज साहब के पास ये शक्ति होती है। तो ये है आपके ग्राम न्यायालयों की अवधारणा। अब मैं इसको अवधारणा क्यों कह पा रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि, और बार बार ये कह रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, भविष्यकाल की क्यों बात हो रही है, वर्तमान क्यों नहीं है? वर्तमान इसलिए नहीं है कि देखिए, एक तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना ये राज्य की जिम्मेवारी है, और राज्य कहते हैं कि हमारे पास स्रोत नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकें। भाई राज्य कहते हैं कि देखो, हमारे पास जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है, जितनी नर्स होनी चाहिए उतनी नर्स नहीं है, जितने अध्यापक होने चाहिए प्राइमरी या माध्यमिक स्कूलों में या किसी भी शैक्षिक संस्था में, उतने हमारे पास अध्यापक नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तनख्वाहें देने के लिए या और जो सुविधाएं वो देने के लिए राज्य कहते हैं हमारे पास स्रोतों की कमी है, पैसे की कमी है। तो भाई अगर इतना पैसा होगा तो हम जिला कचहरी में ना जज भर्ती कर लेंगे। हम स्रोतों की कमी की वजह से, ये राज्यों का दावा है, स्रोतों की कमी की वजह से ग्राम न्यायालय को स्थापित नहीं किया जा पा रहा है। तो यदि आप सरकारी डाटा भी देखें तो कुल 10 राज्यों ने ऐसी कोशिश की थी और लगभग 159 ग्राम न्यायालय स्थापित तो किए गए थे। अब वो कितने चल पा रहे हैं, कितने नहीं चल पा रहे हैं, इसके बारे में कोई डाटा अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। तो अभी 2008 में यह कानून बन जाने के बाद भी, इसको अधिनियमित करे जाने के बाद भी हम खड़े हैं 2023 में, और इस संस्था का निर्माण या फिर स्थापना पूरी तरह से तो छोड़िए, मामूली तरह से भी नहीं की जा सकी है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि इसका महत्व कम है। इनकी स्थापना ग्रामीण इलाकों में लोगों को त्वरित न्याय देने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज की कक्षा में जो हमने मुख्यतः अध्ययन किया है, ये सारी भारत के अंदर न्याय प्रणाली को व्याख्यायित करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और साथ में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का भी अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।